Good morning, students. Today is your Hindi class. Today we will read chapter 28. आज आप हिंदी व्याकरण में चैप्टर 28 रीड करेंगे, ठीक है। चैप्टर 28 का नेम क्या है, देखिए, वाक्य रचना। यानी वाक्य को हम कैसे रचना करते हैं, वाक्य को बनाते कैसे हैं, वो आज इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य को कैसे बनाते हैं, कर्ता कहाँ होता है, कर्म कहाँ होता है, क्रिया कहाँ होती है, इन सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले देखिए, हम वाक्य कहते किसे हैं वो जानते हैं हम। ये देखिए लिखा है वाक्य, वाक्य यानी सेंटेंस। वाक्य हम किसे कहते हैं, ऐसा कंप्लीट जो शब्दों का समूह हो। जैसे शब्द तो बहुत होते हैं, लेकिन उसका ऐसा समूह, जैसे जो कंप्लीट समूह हो, कर्ता कर्म क्रिया से बना हुआ हो, और उसका एक अर्थ निकलता हो, भाव प्रकट होता हो कि हम कहना चाह रहे हैं, तो क्या कहना चाह रहे हैं, मेरी बातों को सामने वाला समझ जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, ठीक है। देखिए इसमें देखिए क्या बता रहा है, विद्यालय ज्ञान के मंदिर हैं, राजीव 15 अगस्त को पतंग उड़ाएगा, श्रेष्ठ राजनेता देश की दशा बदल सकते हैं। देखिए बता रहा है, ऊपर के बच्चे ऊपर के चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। आप जान गए होंगे कि इनमें प्रयुक्त सभी शब्द सार्थक तथा एक व्यक्ति क्रम में है, व्यवस्थित क्रम में है। यदि इन शब्दों को आगे पीछे कर दिए जाएं, जैसे ज्ञान का मंदिर है विद्यालय, पतंग उड़ाया राजीव 15 अगस्त को, तो यह अर्थ की आगे व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इन वाक्यों में कहे गए कथन स्वयं में पूर्ण नहीं है, क्योंकि इनमें कई बातें अपना अर्थ स्पष्ट कर रही हैं। जैसा क्या बता रहा है ये, जैसे अभी हम बताए कि जब ये जो आप ऊपर पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये क्या हैं, ये एक सेंस है। इसको बात हम कह रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन नीचे देखिए इन शब्दों में, इन वाक्यों में, जैसे ज्ञान का मंदिर है विद्यालय, पतंग उड़ाया राजीव 15 अगस्त को, इन सब से क्या हो रहा है, कुछ अर्थ इसका स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। यानी हम क्या कहना चाह रहे हैं वो हमारी बात को सामने वाला समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए इसको क्या है, ये एक सार्थक शब्द वाक्य नहीं है, इसको वाक्य हम नहीं कह सकते हैं। तो देखिए, वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जो किसी भाव या उद्देश्य को पूर्णतः व्यक्त करने में सक्षम हो, वाक्य कहलाता है। यानी जो भाव हो आपके मन का कि हमको क्या कहना है, उसको हम कह लें, सामने वाला समझ जाए, जो पूर्णतः अर्थ उसका स्पष्ट कर सके, हम उसे ही क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। आगे देखिए दिया है, एक वाक्य में सहायता रूप से कर्ता और क्रिया होना आवश्यक है। इस आधार पर वाक्य के दो अंग हैं। यानी कोई भी हमें वाक्य बनाना है, अगर हमें एक वाक्य बनाना है तो उसमें हमें वाक्य को बनाने के लिए कर्ता और क्रिया, इन दोनों चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है। कर्म लेकिन जरूरी नहीं है, लेकिन एक वाक्य बनाने के लिए हमें कर्ता और क्रिया, इन दोनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय, यानी कर्ता और विधेय। जिसके बारे में बात कही जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता से संबंध है, ठीक है। जैसा आप लोग हिंदी में कर्ता जानते हो, इंग्लिश में सब्जेक्ट पढ़ते हो, वही है उद्देश्य। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, तो स्कूल जाने के लिए, जाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। राम क्या कर रहा है, स्कूल जाने का काम कर रहा है। तो जब राम है वो उद्देश्य हो गया, और स्कूल जाना क्या हो गया, आपका विधेय हो गया। उद्देश्य प्रायः वाक्य के प्रारंभ में और विधेय वाक्य के अंत में होता है। यानी जो कर्ता होता है वो तो वाक्य के प्रारंभ में ही होता है, और जो विधेय यानी कर्म होता है, क्रिया होती है, वो वाक्य के बाद में होती है। जैसे देखिए उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य यानी पिताजी छत पर टहल रहे हैं, तो इसमें उद्देश्य कर्ता क्या है, छत पे टहलने का काम कौन कर रहा है, पिताजी कर रहे हैं, तो पिताजी उद्देश्य हो गए, और ये छत पे टहलना क्या हो गया, इनका विधेय हो गया। जैसे देखिए दुकानदार ने सामान तौल लिया, दुकानदार ये क्या है, उद्देश्य है, करता है। सामान तौलना ये क्या है, इसके द्वारा काम किया जा रहा है। दीदी कार्यालय से लौट आई हैं, जैसे अब दीदी हो गई तो ये क्या है, ये उद्देश्य है, यानी करता है। कार्यालय से लौट आई हैं, ये क्या है, विधेय है, कर्म है। रमेश ने अपना काम खत्म कर लिया है, यानी ये जो रमेश है ये क्या है, ये उद्देश्य है, अपना काम खत्म कर लिया। काम खत्म करना क्या है, ये विधेय है। आगे देखिए, वाक्य के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। वाक्य को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है।
कौन कौन से देखिए, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, यानी हम वाक्य को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन, किस किस आधार पे, अर्थ के आधार पे और रचना के आधार पे। तो देखिए रचना के आधार पर वाक्य के भेद, हम रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार माने गए हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जो है, हम सिंपल सी बात जिसको बोलते हैं, एक लाइन में हम अपनी बात को आपके सामने रख दिया, आप समझ गए, वो हो गया सिंपल सरल वाक्य। और क्योंकि एक ही विधेय होता है, यानी एक ही कर्म होता है, एक ही क्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य। जैसे महेश आया, अमर ने खाना खाया। नेक्स्ट है देखिए संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक समान अधिकरण वाक्य हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी इसमें एक वाक्य नहीं रहेगा, इसमें कितने वाक्य रहेंगे, 2 वाक्य रहेंगे। यानी इसमें 2 विधेय भी हो सकता है। जैसे आशीष स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है, यानी आशीष के द्वारा कितने काम किए जा रहे हैं, 2 काम किए जा रहे हैं। वो स्कूल भी जाने का काम कर रहा है और मन लगा के पढ़ने का भी काम कर रहा है। वह चला गया परंतु रास्ते से लौट आया। वह गया था फिर से वापस आ गया, 2 काम किया। देखिए पहले वाक्य में आशीष स्कूल जाता है, एक सरल वाक्य तथा मन लगा कर पढ़ता है, दूसरा सरल वाक्य है। इन दोनों सरल वाक्यों को और से संयुक्त क्रिया किया गया है। और से जुड़कर बने इस वाक्य में दोनों उपवाक्य परस्पर समानाधिकरण उपवाक्य कहे जाते हैं। दूसरे वाक्य में वह चला गया, पहला समानाधिकरण है, और रास्ते से लौटा दूसरा, यानी एक जो पहले हो रहा है वो पहला समानाधिकरण है, दूसरे बार जो हो रहा है वो दूसरा समानाधिकरण है, परंतु योजक से संयुक्त हुए हैं। बीच में देखिए जैसे यहाँ पे और हो गया, यहाँ परंतु हो गया, ये दोनों योजक से संयुक्त किए गए हैं, जोड़ा गया है इन लोगों को। नेक्स्ट है आपका मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो, एक ये और या अधिक आश्रित उपवाक्य हो, मिश्र वाक्य कहलाता है। यानी एक मेन रहेगा, प्रिंसिपल रहेगा, और उसके ऊपर दूसरा क्या रहेगा, आश्रित रहेगा, यानी उसी से उसको रिलेट करके चलेंगे। एक के बिना दूसरा क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट होगा, तो एक को दूसरे से जोड़ा हुआ रहेगा। गोपाल ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे। गोपाल किससे पूछ रहा है, दूसरे से पूछ रहा है कि तुम कहाँ गए थे। हम जानते हैं कि वे आज नहीं आएंगे, जबकि उनकी अत्यंत आवश्यकता है। नेक्स्ट देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अभी तो आपने रचना के आधार पर 3 भेद पढ़ा, अब अर्थ के आधार पर देखिए वाक्य के भेद कितने हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से देखिए, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छाबोधक, संदेहबोधक, शर्तबोधक। ठीक, पहला आप पढ़ेंगे विधान वाक्य। ऐसे वाक्य में किसी बात या कार्य के होने या करने का बोध होता है। यानी विधानवाचक में क्या होता है, किसी वाक्य के करने या कार्य के करने या होने का बोध होता है। जैसे वह आया, प्रधानमंत्री ने लाल किले पर झंडा फहराया, ये काम किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा। नेक्स्ट है देखिए निषेधवाचक, यानी नकारात्मक वाक्य। इसमें नहीं अर्थ प्रकट हुआ। ऐसे वाक्य में किसी बात या कार्य के न होने या न करने का भाव प्रकट होता है। वह नहीं आया, इस समय वर्षा नहीं हो रही है, मैं कुछ न कर सका। अगला है देखिए आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक मतलब जैसे हम किसी को कोई आज्ञा दें। ऐसे वाक्य में किसी बात या कार्य के लिए आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का भाव रहता है। जैसे यहाँ से चले जाओ, अभी मत जाओ, किसी का दिल मत दुखाना। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक का मतलब आप जैसा जानते हैं कि किसी से हम प्रश्न करें, पूछा जाता है प्रश्न। जैसे आपको क्या डर है, हमें कौन रोक सकता है, रमन साहब कौन हैं। ठीक है, विस्मयादिबोधक। विस्मय चिन्ह जैसे हर्ष, शोक, घृणा, इस टाइप से जो हम बनाते हैं। विस्मय में हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध होता है। जैसे कैसा सुंदर स्थान है, इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है आपका। आहा तुम आ गए, हाय चोर ने सब कुछ लूट लिया। नेक्स्ट है आपका देखिए इच्छाबोधक वाक्य। ऐसे वाक्य में इच्छा, शुभकामना या अभिलाषा का भाव प्रकट किया जाता है। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, भारत माता की जय हो, ईश्वर करे कि भारत उन्नति करता रहे। संदेह बोधक, यानी इसमें संदेह होगा, कंफर्मेशन नहीं होगा। ऐसे वाक्य में संदेह संभावना का बोधक। जैसे हो सकता है कि तुम्हें घर जाना पड़े, श्योर नहीं है कि तुम जाओगे ही, जाना ही है तुम्हें, लेकिन हो सकता है, शायद आज वर्षा हो।
नेक्स्ट है देखिए शर्त बोधक वाक्य। ऐसे वाक्य में एक बात या कार्य का होना या किसी दूसरी बात या कार्य के होने पर निर्भर करता है। जैसे यदि वर्षा न होती तो अकाल पड़ जाता है, यानी एक दूसरे से दोनों जुड़े हुए हैं। वर्षा को भी बता रहा है और अकाल को भी बता रहा है कि वर्षा नहीं होती तो क्या होता, अकाल पड़ जाता। तुम चलते तो मैं भी साथ हो लेता, अकेले मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर तुम चलते तो मैं साथ में चल चलता। देखिए ये वाक्य रूपांतरण बता रहा है, इसको आपको पढ़ लेना है। किसी बात को अनेक प्रकार से व्यक्त किया जाता है। हमें जैसे अपनी बात आपको कहनी है तो हमारे कहने का कई तरीका हो सकता है, ठीक है, उसी तरीका को वाक्य रूपांतरण कहते हैं। इसलिए एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य के रूप में बदला जा सकता है। रूपांतरण से वाक्य के अर्थ में परिवर्तन न हो, इस ओर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे देखिए उदाहरण के लिए सरल वाक्य से मिश्र वाक्य। ये देखिए सरल वाक्य, ये मिश्र वाक्य। वीर राम ने रावण को मारा। मिश्र वाक्य क्या है, वह घर आया और उसने भोजन किया। फिर देखिए सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य और क्या है, उसने घर आकर भोजन किया, ये सरल है। वह घर आया और उसने भोजन किया। निषेधवाचक वाक्य में जैसे निषेध में तो नहीं आता है। प्रश्नवाचक यानी प्रश्न पूछते हैं। इसी तरह ये सारे देखिए एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसको आपको क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। देखिए वाच्य में भी आपने पढ़ा था अभी पिछले चैप्टर में, मैं यह काम नहीं कर सकता, ये कर्तृवाच्य है। मुझसे यह काम नहीं हो सकता, ये कर्मवाच्य है। मुझसे यह काम नहीं किया गया, ये क्या हो जाता है, भाववाच्य हो जाता है। पद भेद का परिवर्तन, जैसे क्रिया और संज्ञा। राजेंद्र को समुद्र में नहीं तैरना है। राजेंद्र को तैरना नहीं आता, यानी वो नहीं तैरना है मतलब क्यों, जब तैरना आता होता तो वो तो जाके तैर ही लेता, नहीं आ रहा इसलिए वो तैर नहीं पा रहा है। ठीक है, आपका ये वाक्य वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। वाक्य रचना आपका हो गया पूरा। इस चैप्टर की एक्सरसाइज मैं सेंड कर दूंगी और आप इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और देखिए ये क्वेश्चन आंसर पे के सामने मैंने पेज नंबर लिखा हुआ है, आगे भी लिखा है। और बैक पे पेज को जब वीडियो देखते समय आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चन का आंसर पेंसिल से टिक किया हुआ है, आप उसको कॉपी में अपने राइट कर लेना। ओके, थैंक यू।